हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले चैनल के 10,000 अर्थात 10 के सब्सक्राइबर होने पर आपको हृदय के अंतर्मन से शुभकामनाएं। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एडम्स, दूसरा है डीवी, तीसरा है विवेकानंद और चौथा है अरस्तु। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है एडम्स। एडम्स ने ही कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया है? यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रूसो, दूसरा है कांट, तीसरा है लैमार्क और चौथा है अरस्तु। तो रूसो ने ही कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो। ये नारा जो है रूसो ने दिया था, जो कि एक प्रकृतिवादी थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह है दयानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है गांधी जी। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद बिल्कुल ही सही है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है कि भारतीय दर्शन के सांख्य प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? तो यहाँ पर जो है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कपिल मुनि, दूसरा है गौतम मुनि और तीसरा है कणाद और चौथा है जैमिनी। तो भारतीय दर्शन के जो सांख्य प्रणाली है उसके जो जन्मदाता थे वह जो है कपिल मुनि थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जाता है। इसके बाद एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा 5वें नंबर पे पूछा जा रहा है, निषेधात्मक शिक्षा किसकी देन है? तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रूसो, दूसरा है पालो फ्रेरो और तीसरा है अरस्तु और चौथा है कांट। तो निषेधात्मक शिक्षा जो है रूसो की देन है। रूसो ने बताया है कि निषेधात्मक शिक्षा क्या होती है। और यह मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पर लेकर इस पार्ट में लाया हूँ वो सभी यूनिट्स को मिलाकर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको कल के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये मैंने पूरा ओवरऑल समराइज़ करके ही आपको ये प्रश्न दिए हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। पहला है स्पेंसर, दूसरा है आगस्ट काम्ते, तीसरा है दुर्खिम और चौथा है मैक्स वेबर। तो इसमें जो समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो अगस्ट काम्ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1974 1974, दूसरा है 1954 1954, तीसरा है 1989 और 1979 और चौथा है 1989 1989। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में हुई थी। प्रश्न संख्या 8, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वाद विवाद रहता है और इस प्रश्न के आंसर अलग अलग रहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सही आंसर लिखना है। सुपर टेट, टेट और नेट में बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर BN राव, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है भीमराव अम्बेडकर। इसमें बहुत से लोग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाते हैं, बहुत से लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाते हैं, बहुत से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप टिक करेंगे। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 9 है वह है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है KM मुंशी और चौथा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पर जो
चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत को दूर करने के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 15, तीसरा है अनुच्छेद 16 और चौथा है अनुच्छेद 17। जो आर्टिकल 17 है वह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मनुष्य के सामाजिक ढांचे में गति, दूसरा है संस्कृति में परिवर्तन, तीसरा है मनुष्य के व्यवहार में गति, चौथा है समाज में स्थिरता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह पहला है कि मनुष्य के सामाजिक ढांचे में गति ही सामाजिक गतिशीलता होती है। इसके अलावा अगला जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है जॉर्ज पेनी, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है जिलेनी और चौथा है विल्सन। तो जॉर्ज पेनी को शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, बिल्कुल ही सही ऑप्शन है ये। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये बहुत बार आपको भी पढ़ाया है मैंने क्लास में भी। मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन हैं? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह है वाइगोत्स्की, दूसरा है किम्बल यंग, तीसरा है वुडवर्थ और चौथा है एरिक एरिक्सन। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। एरिक एरिक्सन जो है वह मनोसामाजिक जो है सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 14 है वह है द रिपब्लिक तथा द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्लेटो, दूसरा है कांट और जो तीसरा है वह है डीवी और चौथा है रूसो। तो द रिपब्लिक बुक और जो द लॉज नाम के जो पुस्तक हैं उनके लेखक प्लेटो थे, बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 15 है वो जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि सर्वोदय के विचारधारा के प्रतिपादक हैं या सर्वोदय विचारधारा के प्रतिपादक हैं। पहला है गांधी, दूसरा है टैगोर, तीसरा है विवेकानंद, चौथा है प्लेटो। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो गांधी ही सर्वोदय विचारधारा के प्रतिपादक थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 जो कि मैंने बहुत बार क्लास में भी पढ़ाया है आप सबको कि वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला 1935, दूसरा 1936, तीसरा है 1937 और चौथा है 1938। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है 1937 कि वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और जिसे 1937 में गुजरात में वर्धा नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा। इसके बाद जो है यह भी प्रश्न आपको बहुत बार हमने क्लास में बताया है कि प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है। प्रश्न संख्या 17। तो पहला है प्रकृतिवाद, दूसरा है आदर्शवाद, तीसरा यथार्थवाद, चौथा है प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद जो है ये जो है प्रोजेक्ट विधि जो है इसकी देन है। तो प्रोजेक्ट विधि जो है या एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, प्रयोजनवाद की ही देन है प्रोजेक्ट विधि और प्रोजेक्ट विधि की ही देन है प्रयोजनवाद, बिल्कुल ही सही है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य, सबको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर पहला है पढ़ने के लिए बाध्य करने, दूसरा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने, तीसरा है जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने और चौथा है समाविष्ट करने। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, समाविष्ट करने। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सबको समाविष्ट करने या सबको समायोजित करने से है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 और 20 जो कि प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 जो दिया हुआ है इसमें है कि आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला खेल विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा निगमन विधि और चौथा जो है संवाद विधि। पहला है मतलब प्लेवे मेथड, दूसरा है इंडक्टिव मेथड, दूसरा है डिडक्टिव मेथड और जो अंतिम है डायलॉग मेथड। तो यहाँ पर जो फ्रोबेल ने जो है खेल विधि पर बहुत ज़्यादा बल
दिया है, प्लेवे मेथड पर दिया है। इसके बाद जो इस पेपर का जो अंतिम प्रश्न है वह है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है किलपैट्रिक, दूसरा है डीवी, तीसरा है अरस्तू और चौथा है कांट। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह डीवी महोदय हैं। तो इस प्रकार से जो पेपर फर्स्ट है उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको मैंने कवर किया है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। आप अच्छे से पेपर दें और अच्छे से 40 के 40 प्रश्न अटेम्प्ट करें। और 80 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था, मैसेज भी कराया कि फॉर्मेट आ गया है कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन व एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।